देखिए टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की, आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ। और पाकिस्तान जहां तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं, वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है, आप इन बातों को समझिए। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज है। और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात हो गई। देखिए पहली बात तो ये है, ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। और ये मक्का में हुआ था इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अगली बात यह है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, मैं आपको अब डेट्स ही बता देता हूं कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा हूं। और वो डेट्स बताने से पहले जो आपके वेस्टर्न कमेंटेटर्स बोल रहे हैं उनको बताइएगा। सबसे पहले जाके 7 अगस्त का जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उनका जो प्रेस नोट आया है उसको ध्यान से पढ़े और समझे। और उसके बाद उनको ये भी बोलिए, जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने अपने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, उसको इसके साथ पढ़िएगा तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। देखिए ऐसा था कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज जो थी इस लड़ाई की वो 8 अप्रैल को खत्म हो गई थी। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि 27 अप्रैल को अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया गए थे। वहां सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी 1.5 घंटा मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को फिर अब्बास अराक्ची गए थे चाइना, वहां उनकी मुलाकात हुई वांग ही के साथ। उसके बाद ये जब वापस आ गए तो 17 जून को याद करिएगा एमओयू साइन हुआ था। और जो ईरान है, ईरान ने उस एमओयू का नाम ही रख दिया था इस्लामाबाद एमओयू। और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को, इस एमओयू को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। आगे कहाँ ले जाना है अभी आता हूँ। उसके बाद देखिएगा 17 जून को ये एमओयू साइन हुआ है और 23 जून को ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजिशकियन है वो स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान में उनकी बहुत बातें हुई और उसमें एक बात ये हुई होगी, रजामंदी लेनी पाकिस्तान की, जो अराक्ची सोच लाए थे नए वर्ल्ड ऑर्डर की अपने चीन और रशिया के दौरे के बाद। जब वहां रजामंदी मिल गई उसके बाद 29 जून को अराक्ची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी है न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जिसमें अराक्ची ने 2 बातें बोली है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बाहर की जो मिलिट्री पावर्स हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी इस रीजनल फ्रेमवर्क में। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो ये रीजनल नेशंस हैं वो आपस में मिलकर ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 4 मुल्क थे जो मैं बता रहा था, जो इनफॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसको क्वाड बोला जा रहा था, जिसको बोला जा रहा था ये क्वाड अलायंस है। देखिए ये वेस्टर्नर्स की प्रॉब्लम है, वो हर चीज को अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी सिक्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अलायंस जो होती है वो लड़ाइयां लड़ते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये नहीं है
इसमें दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, तो मिडिल रास्ता निकालना पड़ता है। बातचीत से मसले हल करने पड़ते हैं। ये नई सोच है जो अरागची लेकर आए थे अपनी विजिट रशिया और चाइना के बाद, और इसके अंदर फिर हमने देखा है अब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 13 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये टर्की गए थे, और टर्की में जाके इनकी वहां बातचीत हुई टर्की प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ, और ये वहां से जब सबकी तीनों पार्टीज की रजामंदी हो गई उसके बाद ये अब इन्होंने साइन किया है। जहां तक इजिप्ट का ताल्लुक है, जो बातचीत हो रही है, टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इजिप्ट भी इसको शामिल करेगा आने वाले वक्त में। मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजिप्ट का इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, और इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड जो साइन किए थे 1979 के साथ इजराइल के साथ, उसके तहत जो है कुछ क्लॉजेज है, तो इजिप्ट कोई भी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। अब कैसे, तो कहने का मतलब ये है, मुझे मालूम नहीं आपके क्या फॉरेन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, इसका कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है। ये अमेरिका की बेसिस आप देख लीजिए वो खाली हो रही हैं, हम देख रहे हैं उनकी जो 19 बेसेस हैं वो खाली हो रही हैं। उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर कतर में होता था वो उन्होंने पहले शिफ्ट किया जॉर्डन में, फिर जॉर्डन में भी मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए ईरान के, तो अब उसको इजराइल ले गए हैं। ये है पोस्ट वॉर, पोस्ट यूएस फोर्सेस जब निकलेंगी ये तब जो है इसको अभी ये सॉलिड करेंगे और इसको मजबूत करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। देखिए, कहने की बात नहीं है, आप प्रेस नोट जाके देख लीजिए पाकिस्तान ने जो रिलीज करा है। ये जो फॉर्मल चीज आई है वो इसको बोल रहा है जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अलायंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो अगर कमेंटेटर कर रहे हैं तो वो कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि देखिए टर्की जो है वो उसकी आज वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, और ऐसा लग रहा है टर्की ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है? क्योंकि जो इजरायली सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से बड़ा खतरा हमें टर्की से है। और टर्की आप जानती हैं वहां भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंकारा के अंदर, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे। उन्होंने बात करी थी F-35 देने की टर्की को, और इजराइल ने उसको ब्लॉक करवा दिया है। तो ऑब्वियसली टर्की सोच रहा है कि अगर मेरी लड़ाई हो गई इजराइल के साथ तो क्या अमेरिका और क्या आर्टिकल 5 नेटो का लागू होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है उनको अब बात समझ में आ गई है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उनको समझ में आ गया है कि अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। उनकी समझ में आ गया है कि अब जो है हमें रीजनल ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया में उसमें शामिल होके और उसके अंदर हमें योगदान देना है। कैसे? देखिए, टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की, आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ। और पाकिस्तान जहां तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं। वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में, और ये लड़ाई जो है हार चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, जहां पर आप जानती हैं कि जेडी वैंस आए थे और 21 घंटे के अंदर चले गए इस्लामाबाद से, बिना दूसरी तरफ से खाली बाब आए थे बहुत सीरियस बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति से काम हो। अब ये एक बार वो लड़ाई हार गए हैं तो ऐसा नहीं होगा आप एक काम को 10 बार करिएगा तो उसका नतीजा अलग आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़ाई हारी जा चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसी दिन हारी गई थी जब 8 अप्रैल था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग।
तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है इंडियन कमेंटेटर्स उनको। ये सारी सोच वहां से ला रहे हैं, अमेरिका से। अच्छी बात है, अमेरिका एक ग्रेड पार है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, बट दो और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा अमेरिका का, जब यहां से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अब खत्म हो रहा है, ये हमें समझ। देखिए, पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहां चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीजें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही है, देखिए ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। तो ये कहना कि टर्की आएगा लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ, या सऊदी आएगा, ये बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है। देखिए, नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया का है तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है इसमें साथ में आने की, इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने की? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने। वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है, आप इन बातों को समझिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका नाम है कलेक्टिव डिटरेंस, और डिटरेंस का मतलब होता है दूसरे इंसान को डराना, उसको डिटर करना, रोकना। अब वो मदद टर्की को चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वक्त बताएगा। अगर टर्की कहेगा मुझे मदद ही नहीं चाहिए इजराइल के खिलाफ, तो फिर वो नहीं देंगे दोनों। अगर टर्की, अभी जो चीज अभी हुई है वो ये है कि जब इजराइल अपनी कैलकुलेशन करेगा लड़ाई की, उसमें इस बात को शामिल करेगा कि ये तीनों जो है इन्होंने कलेक्टिव डिटरेंस बनाया है, विच मीन्स एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पर अटैक है। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा टर्की के ऊपर, तो ये दो मुल्क टर्की के साथ आके खड़े होंगे। अब उनको जरूरत है, टर्की को नहीं है, वो तो टर्की तय करेगा। तो आपस में इनकी बात हो गई है, उसको डिटेल बताने की क्या जरूरत है। वेस्ट के अंदर जो है, हमारे मुल्क में हर जगह लोग गेस कर रहे हैं, तो अच्छा है गेस करते रहें। जो एक्चुअल बात है वो तो समझ में आ गई है, ईरान को भी समझ में आ गई है, इजराइल को भी समझ में आ गई है, और इन तीनों मुल्कों को भी समझ में आ गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव डिफेंस, वही मैं आपसे कहने की बात कह रहा हूं, ये बात अभी वक्त लगेगा समझने में। ये नई चीज क्या है? ये नई चीज ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो हुती से लड़ाई करनी है क्योंकि उसने सऊदीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करा है। देखिए, बात ये है कि सऊदीज और यमनीज जो हुतीज हैं, इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई 12 साल पुराना है। अभी ये बढ़ गया है और सऊदी की बेवकूफी से। अब वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल कहेंगी तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी पाकिस्तान का इसमें रोल क्या रहेगा कि दोनों साइड से बातचीत करके और देखना है कि किस तरीके से एक वाया मीडिया एक तरीका निकाला जा सके। देखिए, आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते हैं, और जहां तक यमनीज का ताल्लुक है, यमनीज आज बहुत ताकतवर हो गए हैं, और यमनीज जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है। तो सऊदीज को समझना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ का गेम नहीं खेल सकते। हम जो है अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम इसमें भी खड़े हैं, वो नहीं होगा। ये सऊदीज की प्रॉब्लम है। देखिए, यूएई जो है उसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। सऊदीज ने और क्या किया है वो मैं आपको और बताता हूं। इसके अलावा उन्होंने 30 और 31 जुलाई को ये 14 नेशन की मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन जो था उसको बना दिया। 14 मुल्क ले आए वो, उसमें सारे खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज माइनस यूएई, कि हम जो है वो रेड सी को खोलेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम का, वो भी अब इसका हिस्सा हो गया। ये जो मक्का का डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, अभी तो हमें ये दो जो वर्ड्स हैं, जब तक इसकी समझ में नहीं आएगी, इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, सॉरी, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिटरेंस, ये दो वर्ड्स को समझना है। और इसकी समझ के लिए जाना पड़ेगा आपको 2023 को। यू हैव टू गो बैक टू 2013
वो समझने के लिए। अब वो इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्स, क्योंकि ये उस समय इजाद हुई थी, ये सोच ये इजाद हुई थी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मॉस्को में। और इसके बाद फिर उसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था। तो ये वो जो सोच है वो अरागची यहाँ लेकर आए हैं कि पहली बार जो एक विजन था उसको ग्राउंड पे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर विजन लाए हैं ईरानी, बैकिंग है इन दो ग्रेट पास की, चाइना की और रशिया की, और इसमें हैवी लिफ्टिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, टर्की कर रहा है। अब टर्की भी उसमें शामिल हो गया है। पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए 13 जुलाई को फील्ड मार्शल मुनीर गए थे मिल अंकारा, और वहां एयरपोर्ट पे उनको प्रेसिडेंट एर्दोगान ने रिसीव किया था। उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात सारी चीज को समझने के लिए आपको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच समझनी पड़ेगी। और जहां तक ये एग्रीमेंट है, मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि पूरी डिटेल इसकी रिलीज नहीं करी है, क्योंकि अब अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अरे ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर खिलाफ है किसी के, तो रीजन में जो मिस्चीवियस कंट्री है, जो टेररिस्ट कंट्री है, वो है इसराइल, ये उसके खिलाफ है। और इसराइल को मैसेज मिल गया है ऑलरेडी। कैसे मिल गया है इसराइल को मैसेज, वो भी सुन लीजिए। इसराइल को कैसे मैसेज मिल गया है कि जो इस साल का पेंटागन जो बजट है, जो मांगा है अमेरिका ने अपनी यूएस कांग्रेस से, जो पीट हेग्सेट ने मांगा है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो बजट है $1.15 ट्रिलियन। और उसके अंदर एक और भी स्टेटमेंट इंक्लूड करी है कि जो अमेरिकन फोर्सेस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस है वेस्ट एशिया के लिए, वो दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब अमेरिकन फौजें यहां से चली जाएंगी, प्रेसिडेंट ट्रंप यहां से चले जाएंगे वेस्ट एशिया से, तो जो सेंट्रल कमांड है और जो CIA है वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंडर आ जाएंगी। ये इसका मतलब है, और ये उसके खिलाफ ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बना है, और इजराइल इस बात को समझता है।